हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है मन की गांठ। कहते हैं पुरुष दो ही परिस्थितियों में रोता है, या तो जब सीने में बहुत दर्द हो या जब दिल में गहरा पश्चाताप हो। अतीत के जिन नासूरों का मैं चिन्ह मात्र भी देखना पसंद नहीं करती थी, उन्हें राज गाहे बगाहे इतनी बेदर्दी से कुरेद देते कि मैं दर्द से झटपटा जाती। आज भी पूरे दिन वह दर्द मुझे डसता रहा। बेटी सो गई तो मैं बेचैनी से इधर उधर चक्कर काटने लगी। भीतर एक आग सी सुलग रही थी। डोरबेल बजने पर मैंने दरवाज़ा खोला। सामने वाले फ्लैट में रहने आए नवयुवक को देखकर मैं चौंक उठी। बेबी के कुछ खिलौने मिलेंगे? उसने पूछा। मैंने उसे चौंक कर देखा। भला मेरी 2 साल की गुड़िया के खिलौनों से उस नौजवान का क्या लेना देना। अचानक कुछ मेहमान आ गए। उनके संग छोटा बच्चा है तो उसके लिए चाहिए। ओह, मैं मुस्कुरा उठी और अंदर से खिलौने लाकर उसे दे दिए। थैंक यू भाभी कहकर वह खिलौने लेकर चला गया। अगले दिन शाम को खिलौने लौटाने आया तो काफ़ी देर मेरी बेटी के साथ खेलता रहा। अब वह मेरे घर अक्सर आ जाता और मेरी बेटी के साथ घंटों खेलता रहता। मैंने भी उससे छोटे मोटे प्रश्न पूछे, जैसे कि वह क्या नौकरी करता है, उसकी शादी हुई है या नहीं वगैरह। मेरी बेटी उससे खूब घुल मिल गई थी। अपनी तुतलाती जबान में जब वह निखिल को चाचा कहकर पुकारती तो वह निहाल हो उठता। मेरे मना करने के बावजूद वह अक्सर उसके लिए खिलौने, चॉकलेट आदि ले आता। मैं भी उसे खिला पिलाकर ही विदा करती। शायद कुछ रिश्तों की गरिमा इसी तरह बनाए रखी जा सकती है। निखिल की माँ ने उसकी शादी के लिए कई फोटो और बायोडाटा भेजे थे। निखिल किसी और से प्यार करता था और अपनी माँ को बताने से डरता था। मुझे उसने अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताया और मुझसे बोला, काश मैं माँ को भी ऐसे ही दोस्ताना अंदाज में अपनी बात समझा पाता। पर वही पुराने रिवाज, हमारे यहाँ माँ दोस्त बन ही नहीं पाती। माँ को दोस्त बनाने की चाहत कभी मत करना। माँ माँ होती है। कोई भी रिश्ता इस गरिमामयी पदवी के ऊपर तो क्या, समकक्ष पहुँचने की भी हिमाकत नहीं कर सकता। दोस्त हम खुद चुनते हैं, लेकिन हमारे लिए माँ भगवान चुनते हैं। दोस्त हमें हर जगह मिल जाएंगे। समय के साथ दोस्त बदलते भी जाएंगे, लेकिन माँ हमेशा वही रहती है। बच्चों के हित की कामना करती, उन पर ममता के फूल बरसाती, सद्भावनाओं की सौम्य मूर्ति। मैंने अपनी बात समाप्त की तो निखिल बोला, वाह वाह, क्या बोलती हैं आप। निकी आपसे मिलेगी तो पागल हो जाएगी। पहली बार में निकी मुझे काफ़ी आधुनिक लगी। जैसा कि स्वाभाविक है, एक ही मुलाकात में किसी के बारे में कोई राय बनाना बुद्धिमानी नहीं है। मेरी चुप्पी को निखिल समझ गया कि मैं अभी निकी को और परखना चाहती हूँ। इसीलिए वह निकी को कभी कभार मेरे पास लाता रहा। मुलाकात दर मुलाकात में निकी से प्रभावित होती चली गई। उसका संस्कारशील व्यक्तित्व बरबस मन मोह लेता था। बातें करते हुए काम में मेरा हाथ बटाना, छेड़ने पर लजाकर पलकें झुका लेना, निखिल से उचित दूरी बरतना, मेरी बेटी पर ममता लुटाना जैसे नारीत्व के सभी गुण उसकी आधुनिकता के कवच के भीतर सुरक्षित थे। बहुत प्यारी लड़की है। ना चाहते हुए भी उसकी अनुपस्थिति में एक दिन यह बात निखिल के सामने मेरे मुंह से निकल ही गई। तो फिर मैं बात पक्की समझूं? कैसी बात? मैंने हैरानी से पूछा। अगले सप्ताह माँ आ रही है मेरी शादी के सिलसिले में बात करने। आप उन्हें सब समझा देंगी ना? निकी के बारे में भी बात कर ही लेंगी। उसने बेहद आशा से मेरी ओर देखा तो मैं घबरा गई। नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। अपनी माँ से तुम ही बात करो। मैंने सामान्य बने रहने का प्रयास किया, लेकिन अंदर ही अंदर मैं अपने व्यवहार पर लज्जित थी। क्या हक था मुझे उसकी उम्मीदों पर पानी फेर देने का? कितनी आशाएं लेकर उसने मुझे निकी से मिलवाया था। मैं एक बार उसकी माँ के सामने उसका पक्ष तो रख ही सकती हूँ। कहीं उसकी माँ ने मुझे झिड़क दिया तो? ऐसे ही ख्यालों के तीर मुझे डसते रहते, जिसे मेरे पति राज ने जल्द ही समझ लिया। तबीयत ठीक है तुम्हारी?
आजकल निखिल और उसकी वो गर्लफ्रेंड नज़र नहीं आते। राज कुछ गलत अर्थ न लगा बैठे, इसलिए मैंने उन्हें सारी बात बता दी। पूरी बात सुनकर वह बोले, कुछ नहीं हो सकता, अपनी शादी का इतिहास ही याद कर लो। कहते हुए उन्होंने फिर से टीवी में नज़रें गड़ा दी। निखिल की माँ आ चुकी थी, यह भनक मुझे लग गई थी, लेकिन अभी हमारी मुलाकात नहीं हो पाई थी। एक दिन वे मुझे सामने दिखाई दी। नमस्ते आंटी, मैंने उन्हें अभिवादन किया तो निखिल ने मेरा उनसे परिचय करवाया। मैंने आंटी के साथ कल का लंच पक्का कर लिया। अगले दिन निखिल नियत समय पर आंटी को छोड़ गया। आंटी मेरे संग रसोई में ही आ गई। खाना बना खाकर हम दोनों चाय का कप लेकर बैठे तो बातों का सिलसिला फिर चल पड़ा। बहुत तारीफ करता है निखिल तुम्हारी, समझ लो तुम्हारे भरोसे ही निश्चिंत हूँ, वरना परदेश में जवान लड़का कब हाथ से निकल जाए। लड़का उल्टे सीधे चक्करों में पड़े, इससे पहले ही उसकी शादी कर देना चाहिए। मैंने हाँ में हाँ मिलाई, पर मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। माँ हूँ उसकी, अच्छे से समझती हूँ उसे, तभी तो उसके लिए लड़कियों के फ़ोटो भेजे थे। अब माँ बाप को सब देखभाल कर ही तय करते हैं ना, तभी तो ऐसी शादियाँ चलती हैं और खुद बच्चे भी सुखी रहते हैं। तब तुम्हें ही देख लो, अच्छा घर, अच्छा कमाने वाला पति, प्यारी सी बच्ची, सब सुख साधन है, सुख से गृहस्थी चल रही है। हाँ, यदि अच्छा कमाने वाला पति, बच्चे, सुख सुविधा के साधन ही सुखी गृहस्थी की निशानियां हैं, तो मैं सुखी हूँ। 2 दिनों से मेरे भीतर उबल रहा लावा मानो आज फट पड़ने को व्याकुल हो उठा था। सुखी गृहस्थी की नींव होती है पति पत्नी का आपसी प्यार, विश्वास और समर्पण, लेकिन जिस गृहस्थी की नींव ही समझौते और एहसान की भावना पर टिकी हो, उसे किस माने में सुखी गृहस्थी कहा जा सकता है। राज किसी और से प्यार करते, शायद आज भी करते हों, लेकिन माँ बाप के दबाव में आकर उन्होंने मुझसे शादी कर ली। अपनी कायरता को वे बड़े गर्व से आज्ञाकारी बेटे का नाम देते हैं। उनके अनुसार मुझसे शादी करके उन्होंने अपने माँ बाप और मुझ पर बड़ा एहसान किया है। मैं अंदर ही अंदर इस एहसान के बोझ तले घुट रही हूँ। समय के साथ खुद को संभालते हुए जब भी आत्मसम्मान से थोड़ा सिर उठाने का प्रयास करती हूँ, वे कोई ना कोई तीर दाग कर उस जख्म को फिर से हरा कर देते हैं। समझ नहीं आता इस सब के लिए किसे दोषी ठहराऊं। इन 3 सालों में मैंने कभी अपने माँ बाप को भी कुछ नहीं बताया। कभी कभी इंसान अपनों के सामने दिल का दर्द बयां करने में हिचकिचाता है, लेकिन अनजानों से थोड़ी सी हमदर्दी मिलते ही सब कुछ खोल देता है, यह सोचकर कि कम से कम दिल का दर्द तो हल्का होगा। मैं ही जानती हूँ मन की गांठ खुल जाने में कितना हल्का महसूस कर रही हूँ। आपका बेटा भी किसी और से प्यार करता है, उसके संग गृहस्थी बसाने के सुनहरे सपने सजो रहा है। हो सकता है आपके दबाव में आकर कल को वह किसी और से शादी कर ले। ऐसी स्थिति में एक और राखी जन्म लेगी, अंदर से पूरी तरह टूटी हुई पर ऊपर से अपनी खोखली गृहस्थी को खड़े रखने का व्यर्थ प्रयास करती हुई। ना खुलकर सांस ले पा रही होगी, न सांस छोड़ने की हिम्मत कर पा रही होगी। आंटी ने स्नेह से मेरा कंधा थपथपाया तो मुझे होश आया। भावनाओं का सैलाब मुझे ना जाने कहाँ बहा कर ले गया था। आंटी की नम आंखों ने दिल में उम्मीदों के दीप जला दिए। उन्हें बाहर छोड़ने जाते हुए जब हम बैठक से गुजरे तो मेरे कदम जम से गए। सोफे पर बैठे राज एक पत्रिका के पन्ने पलट रहे थे। वे लंच के लिए कब आए अपनी बातों से हमें पता ही न लगा। आंटी चली गई और मैं चुपचाप खाना लगाने लगी। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि एसी में भी माथे पर पसीने की बूंदें झिलमिला उठीं। उन्होंने हमारी पूरी बातें सुन ली थी। राज को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये निश्चित रूप से पश्चाताप के आंसू थे जिन्होंने बरसों से बंधी मन की गांठ को खोल डाला। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांग ली
और मुझसे सच्चा प्यार करने का वादा किया और आंटी ने जाकर निखिल और निकी की शादी की तारीख तय करवा दी थी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।